यदि आप ऐनक लगाते हो, आपको देखने में, पढ़ने में या किसी चीज़ को पहचानने में परेशानी होती है, आप सह नहीं कर पाते, तो इसका अर्थ है कि आपकी नेत्र ज्योति घट गई है, आपकी आंखें कमज़ोर पड़ गई हैं, इसलिए आपको लेंस युक्त ऐनक लगानी पड़ती है। इससे आपकी सुंदरता पर तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इसका एक भाव और भी है कि आपके आँखों में कोई कमी हो रही है, कोई विकृति आ रही है, इसीलिए आपको एक नियमित अंतराल से आई एक्सपर्ट से मिलके अपनी आंखें जांच की करानी पड़ती हैं। और आप जो ऐनक लगाते हैं, जो लेंस ऐनकों में प्रयुक्त करते हैं, उसका नंबर भी बढ़ाना पड़ता है। इसलिए देखने में आया है कि जिन लोगों को ऐनक लगाने की मजबूरी बन जाती है, वो आगे चलकर आँखों से संबंधित कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और इन लोगों की जो आँखें हैं, आँखें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि इन्हें या तो फिर अंधेपन का शिकार रहना पड़ता है या फिर कई तरह की सर्जरी से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों को मोतियाबिंद का सामना भी ज़्यादा करना पड़ता है। मोतियाबिंद भी आँखों से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें लेंस के ऊपर एक परत जम जाती है और इस परत को हटाकर आँख के ऊपर ही एक लेंस का प्रत्यारोपण कराना पड़ता है। आप चाहे नज़र का चश्मा पहनते हो या आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के अपनी आँखों पर लेंस का प्रत्यारोपण कराएं, जिससे समस्या तो कुछ समय तक आपकी हल हो जाती है। आपकी जो समस्या हो रही थी देखने में या पहचानने में, जो परेशानी आपको हो रही थी, उसका समाधान तो निकल जाता है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि इसके से एक बात स्पष्ट है कि आपकी आँखों में कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई बीमारी हो गई है। यदि आप अपनी आँखों से ये चश्मा उतारना चाहते हैं, लेंस आदि से बचना चाहते हैं, या फिर आप उस सर्जरी से बचना चाहते हैं जो आपको या तो ठीक कर सकती है कुछ हद तक, या फिर आपकी आंखों से जो ज्योति है, आंखों की जो रोशनी है, पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है, तो इसके लिए आप एक योग क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। योग में तो बहुत ताकत है, योग तो स्वयं ही ऊर्जा का, प्राण शक्ति का एक प्रबल माध्यम है। तो उस योग क्रिया के माध्यम से आप न केवल अपनी आंखों पर चढ़े जो चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि आपकी जो नेत्र ज्योति कमज़ोर पड़ गई है, आपको देखने में, पढ़ने में, पहचानने में परेशानी होती है, उस परेशानी से भी दूर हो सकते हैं और आप अपनी नेत्र ज्योति को उस सीमा तक ले जा सकते हैं जहाँ आप सामान्य अवस्था में देखते थे। तो उस क्रिया के लिए आपको करना क्या है? समस्या तो है कि यदि आपको पता है तो उसका समाधान कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सर्वांगासन का प्रयोग कर सकते हैं। आप सर्वांगासन के बारे में जानते हैं। सर्वांगासन जो शीर्षासन होता है, जिसमें हम पैरों को आकाश की तरफ उठाते हैं और पूरे शरीर का भार, पूरे शरीर का वजन सिर के ऊपर ले आते हैं। आपने बहुत लोगों को शीर्षासन करते देखा होगा, लेकिन आपने शीर्षासन का प्रयोग नहीं करना। आपने शीर्षासन का एक दूसरा रूप है जिसे सर्वांगासन कहते हैं। वैसे इसी आसन से मिलता जुलता है एक और आसन है, एक और योग क्रिया है, जिसको विपरीत करणी योगासन बोलते हैं। इन तीनों क्रियाओं का हमारे जो मस्तिष्क संबंधी जो केंद्र हैं, या फिर हमारे जो नर्वस सिस्टम है, या फिर हमारी जो इंद्रियां हैं, इन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तीनों का अलग अलग प्रभाव होता है। आप जानते होंगे कि योगासन से सिर्फ रक्त संचार ही हमारा एक गति में नहीं होता, एक तरफ नहीं होता, हमारी मांसपेशियां ही इसे गतिमान नहीं होती। योगासनों के अभ्यास से प्राण जो हम, जिससे हम जीवन पाते हैं, जिससे हमारा जन्म होता है, उस प्राण शक्ति का प्रभाव भी एक निश्चित दिशा में हम करते हैं। उससे उन जो अंग हैं या उस अंग से संबंधित जो उनकी संरचना है या उनकी सूक्ष्म संरचना, जिसे सेल्स कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, उनमें उस जीवनी शक्ति का, उस प्राण शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए वो उस विकृति से बाहर हो जाती हैं, उस बीमारी से मुक्त होती हैं। तो आप जब सर्वांगासन का प्रयोग करते हैं तो सर्वांगासन के प्रयोग से आपके आंखों पर चढ़ा चश्मा हटने लगता है, नेत्र ज्योति पूरा दुरुस्त होने लगती है। तो आप सर्वांगासन का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वांगासन का प्रयोग प्रातःकाल खाली पेट जब सूर्योदय हो रहा हो तब करेंगे तो उसका पूरा लाभ होता है। और उसी वातावरण में करेंगे जो वातावरण खुला हो, या सूर्य की मध्यम रश्मियाँ आपके आसपास प्रकाशमान हो रही हो, आपके शरीर पर पड़ रही हो, आपके चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो। यदि ऐसा जो योगासन का अभ्यास आप
किसी बाग बगीचे में करते हैं, किसी पीपल बरगद आदि के पेड़ के नज़दीक करते हैं, या किसी नदी तालाब के किनारे बैठ के करते हैं, तो उसका बहुत लाभ मिलता है। वहाँ स्थान का प्रभाव नहीं, वहाँ की स्थान के आसपास का जो वातावरण है वो आपको विशेष प्रभावित करता है, क्योंकि ऐसे पवित्र और एकांत वातावरण से जो प्राणवायु है, जो प्राण शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी गति आपके शरीर में अचानक बढ़ जाती है। और ये प्राण शक्ति ही हमें जीवन देती है, यही प्राण शक्ति हमें स्वास्थ्य देती है, और यही प्राण शक्ति हमें बीमारियों से मुक्त भी रखती है। और यदि हम किसी बीमारी से शिकार हो गए तो उससे मुक्त होने में भी मदद करती है। तो आप शीर्षासन का अभ्यास करें, या सर्वांगासन का अभ्यास करें, या फिर विपरीत करनी आवश्यक योग अभ्यास करें, या किसी योग की किसी अन्य क्रिया का अभ्यास करें, तो ऐसे वातावरण, ऐसे स्थान आपके लिए बहुत अनुकूल आते हैं। इनका प्रभाव आपके ऊपर चमत्कारिक रूप से होता है। तो आप यदि सर्वांगासन का अभ्यास करते हैं, आप नेत्र ज्योति के लिए सर्वांगासन को अपनाते हैं, या आप आँखों पर चढ़े चश्मे से मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि आपकी आँखों की शक्ति कमज़ोर हो गई है, उसकी जो ज्योति को बढ़ाना चाहते हैं, तो सर्वांगासन आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, बहुत अनुकूल आएगा। सर्वांगासन के लिए आप करेंगे कैसे? करना है कि खाली पेट प्रातःकाल आपने ज़मीन के ऊपर दरी या कंबल बिछा के पीठ के बल लेट जाएं, फिर पेट को सीधा रखकर, पैरों को सीधा रख के, छाती को एक स्थिति में रखें, और हाथों को अगल बगल, हाथों की हथेलियों को आकाश की तरफ रख के सीधे शांत लेट जाएं। मन को शांत रखें, मन में किसी तरह के नकारात्मक भाव ना आने दें। फिर श्वास खींचते हुए आप अपने पैरों को कमर से आकाश की तरफ उठाएं, पैर आपके जुड़े रहने चाहिए। श्वास को भरते हुए आप पैरों को ऊपर लाएंगे, और उसके बाद पैरों को ऊपर लाके जब कमर तक आपके पैर ऊपर हो जाएं, तो चाहे तो आप हाथों की मदद ले सकते हैं, और यदि बिना हाथों के आप कमर से पैरों के हिस्से को आकाश की तरफ अधिकतम सीमा तक उठा सकें तो वो कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने हाथों की मदद भी ले सकते हैं। इससे आप अपने जो कमर के नीचे का हिस्सा है बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे। फिर आपने गर्दन तक के हिस्से को आकाश की तरफ उठा लेना है। ऐसी स्थिति में आपका जो शरीर का पूरा भार, गर्दन का मूल, गर्दन की जो हड्डियां हैं, जो गर्दन की 7 हड्डियां होती हैं, छोटे छोटे जो मेरुरज्जु होते हैं, वो यहाँ हमारी जो कमर की हड्डी है उससे जुड़ती हैं, उसके ऊपर उसका पूरा शरीर का भार आ जाता है। भार जो गर्दन के जो नीचे का हिस्सा, उसके साथ में आपके कंधों पर रहता है। सर्वांगासन का ये मूल आधार है कि आपका शरीर का पूरा वजन सिर पर नहीं होना चाहिए, जो गर्दन का मूल है उस पर और कंधों के ऊपर होना चाहिए। जो आप शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन में आपके पूरे शरीर का भार आपकी खोपड़ी के बिल्कुल मध्य में रहता है, और आप विपरीत करने का जो अभ्यास करते हैं उसमें आपका शरीर का भार जो कमर का ऊपरी हिस्सा है, गर्दन और जो रीढ़ की हड्डी का जोड़ है उससे थोड़ा नीचे और कमर के उस पूरे हिस्से पर रहता है। ये तीनों आसनों का भेद है। इन तीनों आसनों के भेद से ही जो हमारी प्राण शक्ति है, हमारे जो अंदर के बहुत सारी ग्रंथियां हैं, बहुत सारे अंग हैं, उनमें गतिमान होती है। तो यदि सर्वांगासन का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपके जो रीढ़ की हड्डी की जो ऐसी स्नायु हैं जो हमारे नेत्रों से संबंधित हैं, उनकी तरफ प्राणवायु का प्रभाव बढ़ाती हैं, और इसलिए आपकी जो नेत्र ज्योति है इसे सुधारने लगती है, नेत्र संबंधी विकृतियाँ से दूर होती हैं। वैसे सर्वांगासन का तो बहुत उपयोग है। सर्वांगासन के प्रयोग से आपके शरीर के अंदर जो बहुत सारे अंग हैं, चाहे वो उसमें पाचन तंत्र हो, चाहे किडनी हो, या आपके फेफड़े हो, यकृत हो, हृदय हो, जितने भी अंग हैं उसे सशक्त होते हैं, उनकी क्रिया में वृद्धि होती है। वो अपनी जो कार्य क्षमता की जो उच्चतम स्थिति है उसको प्राप्त कर लेते हैं। आपके शरीर में खून का संचार है वो सामान्य होता है, और खून का संचार ही सामान्य नहीं होता। यदि आपके शरीर में खून की कमी है या कोई अंग आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहा है, आपके शरीर के अंदर जो जनन संबंधी ग्रंथियाँ हैं वो पूरी तरह से सामान्य नहीं है, तो इस सर्वांगासन के प्रयोग से वो भी ठीक कार्य करने लगती हैं। सर्वांगासन से आपकी नेत्र ज्योति तो बढ़ती है, आपके कान के संबंधी विकृतियाँ भी दूर हो जाती हैं। इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, तो सोचने
तार्किक शक्ति, हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि इस अवस्था में प्राणवायु का संचार हमारे मस्तिष्क की तरफ बढ़ता है। मस्तिष्क में ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जो सर्वांगासन के प्रयोग से अनाया सक्रिय होते हैं, तो हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करते हैं, हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, हमारे स्वभाव व्यवहार में बदलाव लाते हैं। इसलिए यदि जो व्यक्ति नियमित रूप से सर्वांगासन का अभ्यास करता है वो अधिकतम सीमा मिलनसार रहता है, उसके मन में उत्तेजना का, क्रोध का भाव नहीं आता, इसलिए उसका पारिवारिक जीवन जो है वो भी सामंजस्यपूर्ण रहता है, मित्रों के साथ उसका मित्रवत व्यवहार रहता है। और यदि वो व्यापार करता है तो व्यापारिक क्षेत्र में भी उसके मित्र बहुत सारे रहते हैं, इसलिए व्यापार में वृद्धि होती है। यदि वो नौकरी पेशा करता है तो वहाँ भी सर्वांगासन का उसको पूरी तरह लाभ मिलता है। बालों से संबंधित समस्या हैं या मस्तिष्क संबंधी कोई अन्य बीमारी है, वो भी सर्वांगासन के प्रयोग से दूर हो जाती है। लेकिन यदि आपने सर्वांगासन का प्रयोग नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए करना है तो ये आपके लिए सर्वोत्तम है। इस सर्वांगासन के प्रयोग से आपके जो नेत्र ग्रंथियाँ हैं, नेत्र हैं, उनकी तरफ प्राण शक्ति का संचार बढ़ता है। आप इसके साथ में घी मक्खन का प्रयोग भी कर सकते हैं, मक्खन मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। और एक आयुर्वेद की दवा आती है जो नेत्र संबंधी विकृतियों के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत अनुपम प्रयोग है। अभी तो उसको हमने प्रयोग करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ पुराने समय में जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती थी, मोतियाबिंद उतर आता था, दिखाई नहीं देता था, नेत्र संबंधी कोई अन्य विकृतियाँ हो जाती थी, यहाँ तक कि जो अंधेपन के शिकार हो जाते थे उनको पुनः नेत्र ज्योति देने के लिए इस आयुर्वेदिक दवा का बहुतायत प्रयोग होता था। अभी तो वैद्यों ने भी, अभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने भी ऐसी दवाओं का जो प्रयोग छोड़ दिया है। पहले तो वैद्य लोग थे वो स्वयं ऐसी दवाएं निर्मित करते थे और मरीजों को देते थे। इसीलिए तो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जब हमारे देश में औषधियाँ नहीं थीं, हमारे देश में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं था, हम इतने स्वस्थ रहते थे। तो उसके लिए आप पुनर्वा घृत का प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्वा घृत एक विशेष प्रक्रिया से तैयार होता है। ज्येष्ठ मास में देसी गाय का जो घी होता है उसमें जो कुछ एसेंशियल फैटी एसिडों की मात्रा बढ़ जाती है, और उस समय जो घी हम लेते हैं, घी हम जो गाय का प्राप्त करते हैं, उससे विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ये पुनर्वा घृत तैयार किया जाता है। क्योंकि उसी मौसम में ज्येष्ठ मास के आसपास ही पुनर्वा है पुनः प्रफुल्लित होती है, पुनर्जीवित होती है। तो उसकी जो मूल का प्रयोग हम इस पुनर्वा घृत के लिए करते हैं। ये आँखों के लिए अमूल है, आँखों के लिए अमूल नहीं, पुनर्वा तो वैसे ही अमूल है। पुनर्वा तो नाम इसलिए है कि वो शरीर के अंदर पुनर्जीवन का संचार करती है। इसलिए यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई जीर्ण व्याधि से पीड़ित व्यक्ति है, शरीर के किसी अंग में ऐसी असाध्य विकृति हो रही है जिसको लाइलाज घोषित कर दिया गया है, तो पुनर्वा तो उसमें भी जीवन डाल देती है। पुनर्वा स्वयं जीवनी शक्ति से भरपूर है। क्योंकि आप गर्मी में देखेंगे तो पुनर्वा के मूल लगभग मृत प्राय हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, बरसात की एक झलक आती है, बरसात की शुरुआत हो जाती है, तो सूखे वृक्ष में पुनः जान आ जाती है। इसलिए इसको पुनर्वा कहा गया है कि जो जीवन को पुनर्संचार दे सकते हैं। तो ऐसे पुनर्वा से जब घी निर्मित करके हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारी नेत्र ज्योति के लिए बहुत आवश्यक है। और ऐसे में आप यदि सर्वांगासन का प्रयोग करते हैं तो ये भी आपके लिए अमूल्य बन जाता है। सर्वांगासन के लिए साथ में यदि कुछ आप श्वसन संबंधी अभ्यास भी करते हैं तो निश्चित रूप से आप नेत्र संबंधी विकृतियों से बाहर आ सकते हैं, नेत्र ज्योति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके आंखों पर चश्मा आदि चढ़ गया है और डॉक्टर्स आपको उसका नंबर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, या फिर आपकी आंखों के ऊपर जो लेंस ट्रांसप्लेंट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आजकल प्रचलन हो गया है कि बहुत सारे लोग अपनी आंखों के ऊपर ही लेंस का प्रत्यारोपण करा लेते हैं, या डिब्बी में लेंस लेके घूमते हैं। जब ज़रूरत होती है तो आंख के रेटिना पर उस लेंस को धारण कर लेते हैं। उससे आंख की विकृति बढ़ जाती है। शुरू में तो उससे सुधर जाता है, लेकिन दीर्घ अवधि में देखें तो उससे आँख खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि ऐसी समस्या से बचना चाहते हैं तो आप सर्वांगासन का प्रयोग करें। मैंने बताया आप मक्खन मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, आप पुनर्वा घृत का प्रयोग कर सकते हैं, और जो योग क्रिया है उसके माध्यम से आप प्राण की शक्ति में संचय बढ़ा सकते हैं, प्राण का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत मूल्य है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में अपना
कमेंट्स अवश्य लिखें। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।